4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ईरान का जवाब आना अभी तक बाकी है जब मैं वीडियो आपके सामने बना रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि ईरान जो जमीन पर जीतता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बारे में दुनिया के बहुत सारे मुसन्निफ ये लिख चुके हैं कि ईरान लड़ाई जीत चुका, क्या मुज़ाकरात की मेज पर लाकर उसको फंसाया गया है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, जब अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए आया अमेरिका तो मुशर्रफ वहां मौजूद था। मुशर्रफ ने 54,000 उड़ानें पाकिस्तान से उड़ाई और अफगानिस्तान के अंदर लाखों मुसलमानों को मरवा दिया, इंसानों को मरवा दिया। यह रवैया रहा है पाकिस्तान का पहले। अब सुनिए, किंग अब्दुल अजीज एक बेस सऊदी अरेबिया की, वहां पर पाकिस्तान के कल एयरफोर्स के लोग उतरे, कई स्क्वाड्रन उतरी हैं। मुझे लग ये रहा था कि शायद ईरान के डेलीगेशन को एस्कॉर्ट करने के लिए ये काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उस एरिया के अंदर बेस है जहाँ ईस्टर्न सऊदीया में, जहाँ से ईस्टर्न ईरान आता है। भविष्य में आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक मुआहदा है कि अगर इस पर हमला होता तो ये जवाब देगा, इस पर हमला होता तो वो जवाब देगा। तो भविष्य में इनको मालूम था कि ईरान की टॉक अगर फेल हो जाती हैं और ईरान के ऊपर सऊदी अरेबिया अमेरिका के साथ हमला करता है तो पाकिस्तान की एयरफोर्स उसमें इस्तेमाल हो जाए। ऐसा संभव है। ये उसको टेबल पर रख के अपनी एयरफोर्स को वहां उतार दिया। ऐसा मुनाफिकाना रोल पाकिस्तान अदा कर सकता है, चूंकि $5 बिलियन का कल ही कर्जा दिया है कतर ने और उसने सऊदी अरब ने उसको, चूंकि 3.5 अरब का तकाजा यूएई की तरफ से आ रहा था। वो इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करता रहता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सिफारती एतबार से सिरमौर बना है, लेकिन उसके पीछे की जो मुनाफकत है, दुरंगा व्यवहार है, वो आने वाले वक्त में समझ में आएगा दोस्तों। अभी तो आया है नहीं। वहाँ सिर्फ एक ही नेता हुआ करता था, इमरान खान, जिसको अमेरिका के इशारे पर, मोसाद के इशारे पर जेल में डाला हुआ है इन दोनों फिरंगियों ने, जिसका नाम मुनीर और शहबाज शरीफ है। ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े मुनाफिक हैं, ऐसा उनकी जमातों का भी कहना है। अब दोस्तों एक बात तो है ही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से 2 जहाज निकले अमेरिका के। IRGC ने, ईरान ने, सब लोगों ने उसको डिनाई किया, लेकिन वो निकले। कन्फर्म सेंटकॉम की रिपोर्ट है। ट्रंप ने इस बात का ऐलान भी कर दिया था और वो जबरदस्ती गुजरे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। चूंकि IRGC और ईरान की जो फोर्सेस हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि हमारा स्पीकर और हमारा विदेश मंत्री आर बिजी विद द टॉक इन इस्लामाबाद, वी शुड फॉरवर्ड और नॉट, हमें आगे चलना चाहिए या नहीं। इस बार हालांकि बहुत आराम से कर सकते, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के नुक्कड़ पे 2 मिसाइल मारते, वो जहाज तबाह हो जाते, लेकिन वो टॉक फेल हो जाती। अमेरिका ने शायद उकसाया कि वो इस काम को करें, क्योंकि वो थोड़े ज़बरदस्ती ही गुस्से थे, वो लोग थोड़ी ऊहापोह की स्थिति में थे। तो ऐसे में अमेरिका उनको उकसाना चाहता था कि उस पर हमला हो जाए, ताकि हम ये बता देंगे देखिए हम तो टॉक कर रहे हैं और ईरान ने हमारे वेसल्स को मार डाला है। दूसरी बात, उसको निकालने के बाद वो वहाँ की माइंस और वहाँ की तमाम जो स्ट्रेटेजिक मैं कह सकता हूं कि बातें हो सकती है, उसको वो लेकर चला गया। चूंकि जहाज के अंदर तमाम तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं, समुद्र के नीचे कितनी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें, वो सबका अंदाजा वो कर लेते हैं। तो अब स्टारमर जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, वो 50 मुल्कों का एक इत्तेहाद बनाकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बातें कर रहे हैं। तो अब ये निकल गए हैं, वो वहाँ से निकाल के भी ले गए तमाम चीज़ें, तमाम जो खुफिया जानकारी हो सकती थी, ईरान क्या क्या कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, कहाँ पर उनकी चौकियाँ हैं, कहाँ पर जो भी हो सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात यह कि चीन को कल धमकाया अमेरिका ने। चीन के बारे में खुलेआम कहा कि नतीजे गलत होंगे अगर आपने ईरान को मिसाइल्स दिए। कहा ही जा रहा था कि चीन की तरफ से कुछ हथियार दिए गए। चीन थोड़ा पीछे कदमों पर आया और उसने कहा नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं दिया। ये बात दीगर है कि रूस और चीन उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। चौथी खबर मैं आपको बताता हूँ, नेतन्याहू का कल ही बयान आ गया था, ट्रंप का भी बयान था कि उसने टर्की को धमकाते हुए कहा कि तुम्हें समझ लिया जाएगा, जबकि टर्की ने अब आकर उसको जवाब दिया है। क्योंकि हो सकता है पाकिस्तान के बाद इस मुज़ाकरात के बाद टर्की करने लगे। टर्की एक बहुत मजबूत मुल्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो अगर इस काम को करता तो ये नेतन्याहू चाहता नहीं है। जब JD वेंस बात कर रहे थे और वो बार बार बराबर अमेरिका से कांटेक्ट कर रहे थे, उस वक्त ट्रंप साहब कोई गेम देख रहे थे अमेरिका के अंदर, समझ गए, स्टेडियम में बैठकर या अपने घर पर, जहां पर भी मतलब गेम देखा जा रहा था। ये तो इनकी, चूंकि इनको मालूम है कि इनको करना क्या है, इन्होंने एक तरफ पाकिस्तान की सेना को सऊदी में भेजा, दूसरी तरफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से आने जाकर देखा, चौथी तरफ चीन को इसने धमकाने की कोशिश की ताकि वो पीछे हट जाए, और चौथा टर्की के बारे में नेतन्याहू ने कहना शुरू कर दिया कि अगला हदफ तू होगा। इसका जवाब भी उसने दे दिया। तो ऐसे में दोस्तों
सऊदी अरब, जीसीसी मुल्क, अमेरिका और इसराइल मिल करके अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर और ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं है। चूँकि जे.डी. वैंस से जब वहाँ के सवाल पूछा दो पत्रकार के अमेरिका ने कि क्या ख़त्म हो गई ये लड़ाई, कोई जवाब उसने दिया नहीं है। सीज़ फायर ख़त्म हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। अब ईरान के हालात तो बड़े कमज़ोर हैं, ये मैं आपको पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ, लेकिन वो लड़ रहा है। उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मिसाइल्स हैं उसके पास बनी हुई, जो 40 बरस से उस पर वो काम कर रहा था, 40 बरस से इसराइल काम कर रहा था। तो अब लेबनान के अंदर 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं दोस्तों, बड़े बुरे हालात हो गए हैं। वो लेबनान पर भी बात चाहता था। ये टॉक फेल करने का दरअसल इरादा पहले से ही नेतन्याहू और ट्रंप का था। ये तो सिर्फ फेस सेविंग करने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हम मुज़ाकरात की मेज़ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में चले गए, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, ईरान अपनी जगह से नहीं हट रहा। जबकि ईरान यूरेनियम पर भी तैयार था, जैसा कि जे.डी. वैंस के बयानों से नज़र आया है। ईरान जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी लचीला रुख इख्तियार कर रहा था। उसका कहना सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ से आप परमानेंट लड़ाई बंद कर दें और हमारी जो एसेट्स हैं उनको आप डीफ्रीज कर दें, और जो ये लेबनान वगैरह पर हमले हो रहे हैं इनको रोक दिया जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 4, 5, 6 पॉइंट्स तो ऐसे थे जिन पर बात मानी जा सकती थी, लेकिन चूंकि बात माननी ही नहीं थी, जे.डी. वैंस बहुत जोर लगा रहा था। चूंकि जे.डी. वैंस अगर इसमें कामयाब हो जाता, भविष्य में वो वहाँ का राष्ट्रपति जाकर शुमार होता। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये टॉक जो है ना, सेकंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉक ये मानी जा रही थी। फेल हो गई ये बात दीगर है, लेकिन पाकिस्तान का ये कारनामा तो है। अब भले हम कुछ भी कहते रहे, यहाँ की गोदी मीडिया कुछ भी कहती रही, लेकिन उसने बिठा दिया। अब उसके पीछे उसका मुनाफिकाना रवैया हो सकता है। ईरान शुरू में इस ट्रैप में आने को तैयार नहीं था, लेकिन बहरहाल वो आ गया। अब उसने अपनी थोड़ी सी लूप होल दे दी है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पे। आने वाले वक्त में क्या होता है, ईरान का क्या जवाब आता है, कैसे हमला होता है, क्या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों ये 4 चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, पाकिस्तान का मुनाफिकपन, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, चीन और टर्की और नेतन्याहू का बयान, अब इस लड़ाई को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए रास्ता हमवार कर रहा है। बड़े ज़बरदस्त हमले वहाँ पर हुए हैं। वो गाज़ा में भी हमले कर रहा है, वो लेबनान में भी हमले कर रहा है। अब ये जो थोड़ी सी हल्कापन आया था ईरान के हमलों में, अब ईरान देखते हैं क्या करता है। ये भी देख रहा होगा कि जो 15 दिन का सीज़ फायर था, ये 15 दिन का है या ख़त्म हो गया है। क्योंकि इसी बीच अमेरिका कोई बहुत बड़ा हमला जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की बात, वो हो चुके हैं वहाँ सब, उसको ख़त्म करने की बात कर रहा था। हो सकता है वो करते, हो सकता है वो अभी लेबनान के अंदर से खबरें हैं ये हैं कि वाइट फास्फोरस से हमले किए जा रहे हैं लेबनान के अंदर। हालांकि ईरान ने वहाँ पे हिजबुल्लाह से कहा कि फ़िलहाल अभी आप अपने हमले रोकें, चूँकि बातचीत चल रही है। लेकिन ये तो नेतन्याहू दुनिया को एक ऐसे महाने पर, एक ऐसी जगह पर लेकर आने को तैयार है दोस्तों कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इतना बड़ा शैतान इस वक्त दौरे हाजिर में मौजूद है। जय हिंद।